साल था 1969 और फादर्स डे के मौके पे 6 साल का डेनिस मार्टिन और उसका पूरा परिवार कैंपिंग करने के लिए स्मोकी माउंटेन्स में जाते हैं। डेनिस के परिवार का ये रिवाज था कि वो लोग हर साल फादर्स डे के मौके पे कैंपिंग करने जाया करते। इस कैंपिंग ट्रिप में डेनिस, उसका भाई, उसके पिता और उसके दादाजी थे। डेनिस का परिवार पहले दिन जब वहां पहुंचता है तो वो लोग अपना कैंप सेटअप करते हैं। डेनिस और उसका भाई ज्यादा कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग बहुत छोटे थे और उसके पापा और दादा ही कैंप सेटअप करते हैं। पहला दिन खेलते हुए और पूरा परिवार मस्ती करके गुजार देता है। अगले दिन सुबह डेनिस और उसका पूरा परिवार जब उठता है तो सुबह बहुत ही सुहानी थी। आसमान पूरा साफ और सूरज बहुत तेजी से चमक रहा था। डेनिस और उसका भाई नाश्ता करता है और वो दोनों कैंप साइट के पास खेलने लगते हैं। डेनिस के पिता और दादा दोनों कैंप साइट के बाहर ही थे और दोनों बच्चों पे नजर रखे हुए थे। खेलते हुए थोड़ा वक्त गुजरा तो डेनिस के पिता देखते हैं कि सामने से एक आदमी चल के आ रहा है। यह आदमी सीधा डेनिस के कैंप साइट पे आके डेनिस के पिता से पूछता है कि वो और उसका परिवार यही पास के कैंप साइट पे आए हुए हैं और उनके भी कुछ छोटे बच्चे हैं, तो क्या उन्हें कोई ऐतराज है अगर वो अपने बच्चों को यहाँ डेनिस और उसके भाई के साथ खेलने के लिए लाए। डेनिस के पिता इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और थोड़ी ही देर में वो पिता और उनके बच्चे डेनिस के कैंप साइट पे आ जाते हैं। थोड़ी ही देर में सारे बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं और डेनिस के दादा और पिता बैठ के उस आदमी से बातें कर रहे थे। बातें बहुत लंबी चली और बच्चे भी अलग अलग खेल खेलने के बाद अब हाइड एंड सीक खेल रहे थे। डेनिस के पिता भले ही बातें कर रहे हो पर उनका पूरा ध्यान अपने बच्चों पे ही था और वो कड़ी नजर रखे हुए थे कि बच्चे कहाँ छुप रहे हैं। अपने बीच खेलते हुए अब सारे बच्चे अचानक एक साथ छुप जाते हैं। बड़े समझ गए कि वो लोग अब आपस में नहीं खेल रहे हैं बल्कि उनके साथ खेल रहे हैं और छुपे हुए हैं। डेनिस के पिता और वो दूसरा आदमी अपने बच्चों से कहते हैं कि वो लोग बाहर आ जाए क्योंकि अब उनके जाने का टाइम आ गया है। तो ये सुन के सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं सिवाय डेनिस के। डेनिस के पिता जो कि उस पर हर वक्त नजर रखे हुए थे बिल्कुल अच्छे से जानते थे कि डेनिस किस पेड़ के पीछे छुपा हुआ है क्योंकि उन्होंने डेनिस को वहां छुपते हुए भी देखा था। जब सारे बच्चे बाहर आ गए और डेनिस नहीं आया तो उसके पिता खड़े होकर उस पेड़ की तरफ चलते हैं और फिर से डेनिस को आवाज दे के कहते हैं कि वो जानते हैं डेनिस किस पेड़ के पीछे है और अब सीधा उसी पेड़ की तरफ वो आ रहे हैं। ये सुन के भी डेनिस बाहर नहीं आता है और फिर जब उसके पिता पेड़ के पीछे देखते हैं तो डेनिस वहां नहीं था। डेनिस के पिता 2 मिनट वहां खड़े होके बस सोच रहे थे और फिर वो भागते हुए कैंप साइट के पास वाली ट्रेल पे डेनिस को ढूंढने लगे। डेनिस के पिता लगभग 3 किलोमीटर ट्रेल पे भागते हुए जाते हैं और वो डेनिस का नाम जोरों से पुकार रहे थे मगर डेनिस वहां नहीं था। वहां मौजूद सारे लोग पूरे इलाके को अच्छे से ढूंढते हैं मगर उन्हें वहां डेनिस नहीं मिला। डेनिस के पिता ने उसको अपनी आंखों से उस पेड़ के पीछे छुपते हुए देखा था और अगर डेनिस उस पेड़ के पीछे से हटने की कोशिश भी करता तो वो उसके पिता को दिख जाता। एक 6 साल का बच्चा
बस कुछ ही मिनटों में कितनी ही दूर जा सकता है। सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए और बहुत ढूंढने के बाद स्मोकी माउंटेन के पार्क रेंजर्स को इस बात की इत्तला की गई। थोड़ी ही देर में इस पार्क का आज तक का सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चालू होता है। डेनिस को ढूंढने के लिए लगभग 1500 लोग आए थे और उसमें से कुछ तो आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के भी लोग थे। ये 1500 लोग मिलके 60 स्क्वायर मील का इलाका कई दिनों तक बहुत अच्छे से ढूंढते हैं, मगर डेनिस मार्टिन का कोई नामो निशान नहीं था। डेनिस के ना पैरों के निशान थे, ना ही खोजी कुत्ते उसकी सेंट सूंघ सके और ना ही डेनिस से संबंधित कोई भी सामान या कुछ भी उन्हें उन 60 स्क्वायर माइल के एरिया में मिला। सर्च एंड रेस्क्यू टीम वापस डेनिस के पिता के पास जाती है और उन्हें पूछती है कि कुछ ऐसा तो नहीं जो वो भूल रहे हैं या फिर नहीं बता रहे, पर कुछ ऐसा नहीं था। डेनिस के पिता वही थे और उनकी नजर हर वक्त डेनिस के ऊपर ही थी। और ये भी, वो जिस पेड़ के पीछे छुपा था, डेनिस के पिता अच्छे से जानते थे कि वो पेड़ कौन सा है। डेनिस मार्टिन का केस बंद कर दिया गया और उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। जब ये केस मिसिंग 411 केसेस में शामिल हुआ और डेविड पोलाइडस ने इस केस पे शोध की, तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जिस दिन डेनिस स्मोकी माउंटेन पार्क से लापता हुआ और जिस समय लापता हुआ, लगभग उसी वक्त एक परिवार जिनका नाम है की, वो लोग पार्क रेंजर्स से ये पूछते हैं कि उन्हें यहाँ बेयर देखने हैं तो वो कहाँ जा सकते हैं। एक पार्क रेंजर उन्हें कहता है किस तरफ जाना है, मगर वो ये चेतावनी भी देता है कि उन्हें बेयर्स से बहुत दूर रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक जानवर है। इस परिवार के अनुसार जब वो लोग वहां घूम रहे थे तो उन्हें एक जोर की चीख सुनाई देती है और ये सुन के ऐसा लगा कि ये चीख किसी बच्चे की है। जब उन लोगों ने उस आवाज की तरफ देखा तो उन्हें वहां पे दिखता है कि एक भालू बहुत ही दूर ऊंचाई पर भाग रहा है और उसके कंधे पे जैसे कोई बच्चा हो। वो बच्चा भालू के कंधे से लटक रहा था और ये चीख उसी बच्चे की थी। ये परिवार बताता है कि दिखने में वो भालू जैसा ही लग रहा था, मगर उसका चलना और भागना जैसे किसी इंसान जैसा हो और ना ही भालू। इस परिवार ने ये बात वहां के पार्क रेंजर्स को बताई थी, मगर इस बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी को नजरअंदाज कर दिया गया। डेनिस मार्टिन का आज तक कोई भी पता नहीं चल पाया। साल 1950 और 2 साल का एक बच्चा जिसका नाम कीथ पार्किंस है, वो अपने दादाजी के घर के बाहर खेल रहा था। कीथ के दादाजी का घर रिटर ओरेगन नामक एक जगह पे था। ये एक रैंच जैसा था और यहाँ पे कीथ और उसके कई सारे कजन्स खेल रहे थे। सारे बच्चे सुबह से ही नाश्ता करके खेलने चले गए और पूरा दिन रैंच के अंदर ही खेलने के बाद उन्हें दोपहर के खाने के लिए घर में बुलाया गया। सारे बच्चे जो बाहर खेल रहे थे अंदर आ जाते हैं, सिवाय कीथ के। जब घर वालों ने यह देखा कि कीथ वापस नहीं आया है तो घर के सभी बड़े और बच्चे बाहर जाके कीथ को ढूंढने लगे। सबने कीथ को बहुत देर तक ढूंढा, मगर उसका कोई नामो निशान ही रैंच पे नहीं था। दोपहर से शाम हो गई और जब कीथ का कुछ भी पता नहीं चला तो घर वालों ने पुलिस को इत्तला की कि कैसे कीथ अपने ही घर के रैंच से लापता हो गया है।
पुलिस आती है और फिर कई और लोग के सहारे एक बहुत ही बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया। शुरुआत में तो रैंच के आसपास कीथ का कुछ भी पता नहीं चला, मगर कीथ के लापता होने वाली जगह से लगभग 6.5 किलोमीटर दूर उन्हें एक बच्चे के पाँव के निशान मिले। ये निशान ऐसे थे जैसे कि किसी छोटे बच्चे के ही हो। पुलिस के हाथ शायद एक सुराग लगा था और अब वो इन पैरों के निशान को ट्रैक करने लगे। ये निशान कई किलोमीटर तक दूर गए, फिर अचानक एक जगह ये निशान गायब हो जाते हैं। ये तो ऐसा ही लग रहा था कि कोई इस रास्ते पे चलते हुए अचानक जमीन से ऊपर उड़ गया हो, क्योंकि यहां से पैरों के निशान इस तरह गायब हो जाना लगभग नामुमकिन था। पहली रात कुछ भी हाथ नहीं लगा, पर अगले दिन सुबह कीथ के खोए जाने वाली जगह यानी उसके दादाजी के रैंच से लगभग 20 किलोमीटर दूर पुलिस को कीथ पार्किंस मिलता है। कीथ बिल्कुल सही सलामत था, सिवाय कि उसके चेहरे पे कुछ खरोच के निशान थे। कीथ का जैकेट अच्छे से घड़ी करके उसके पास रखा हुआ था। एक 2 साल के बच्चे के लिए अपने घर से 20 किलोमीटर दूर आना, और वो भी 12 घंटे में, अपने में ही एक नामुमकिन बात लगती है। और तो और उस वक्त मौसम भी बहुत ही ज्यादा ठंड था, यानी 0 से भी तापमान नीचे आ जाता था रात के समय। तो एक इतने छोटे बच्चे के लिए इतनी कड़कती ठंड में अकेले बाहर रहना, और वो भी जिंदा रहना, अपने में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। कीथ क्योंकि इतना छोटा था, उससे ज्यादा कुछ पता कर पाना भी नामुमकिन बात जैसी ही थी, और वो बस एक ही बात बता पा रहा था कि उसके चेहरे पे जो खरोच के निशान हैं वो एक बिल्ली ने किए हैं। इस घटना के कई सालों बाद एक बहुत ही अनुभवी सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर ने जब कीथ का केस पढ़ा, तो उसने वो 20 किलोमीटर का रास्ता जिस पे कीथ गया होगा वो उतने ही समय में तय करने की कोशिश की। मैं बता दूं, ये ऑफिसर जो थे उनके पास कई सालों का अनुभव था, और वो भी ये दूरी महज 20 घंटों में तय नहीं कर सके। और ऊपर से ये कि उस वक्त मौसम 0 से नीचे था, और ये कि कीथ महज 2 साल का बच्चा था। इस ऑफिसर ने बताया कि ये दूरी कीथ के अकेले के लिए तय कर पाना बिल्कुल नामुमकिन बात थी। कीथ के खोने के कई साल बाद जब वो बड़ा हो चुका था, तब उसका एक इंटरव्यू लिया गया उस घटना के बारे में। मगर जैसा कि आप समझ ही सकते हैं, उस वक्त कीथ केवल 2 साल का ही था, और उसे उस रात की कोई भी बात बिल्कुल याद नहीं थी। कीथ पार्किंस सही सलामत मिल जरूर गया, पर 1950 के उस दिन कीथ कहां था, किसके साथ था, और कैसे वो पूरी रात जिंदा रहा, ये बस एक राज ही रह जाएगा, रह जाएगा, रह जाएगा, रह जाएगा, रह जाएगा, रह जाएगा। साल 1973 एक 19 साल का लड़का चार्ल्स मैकेलर पूरे यूएसए के अलग अलग नेशनल पार्क्स में घूम रहा था। चार्ल्स के घूमने का मकसद था उसका शौक। चार्ल्स एक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर था, और वो यूएस के अलग अलग नेशनल पार्क्स में घूम के तस्वीरें ले रहा था। जनवरी 1974 वो क्रेटर लेक जो कि ओरेगन में है वहां जाना चाहता था। चार्ल्स के पास जो गाड़ी थी वो बहुत ही पुरानी हो चुकी थी, और उसे वो क्रेटर लेक तक नहीं पहुंच सकता था। चार्ल्स ने अपने ही एक दोस्त से मदद मांगी, और उसने उस दोस्त को उसे क्रेटर लेक तक छोड़ने के लिए कहा। चार्ल्स यहां लगभग
2 दिन रहने के लिए आया था ताकि वो इस इलाके में अच्छे से फोटोग्राफी कर सके। जब चार्ल्स और उसका दोस्त गाड़ी से क्रेटर लेक जा रहे थे तब चार्ल्स ने अपने दोस्त से मजाक में कहा कि अगर मैं 2 या 3 दिन में वापस नहीं आता हूं तो सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स को इत्तला जरूर कर देना। जब चार्ल्स के दोस्त को ये बात बाद में पूछी गई तो उसने ये कहा कि चार्ल्स ने ये बात बिल्कुल मजाक में कही थी। कुछ दिन बीत गए और जब चार्ल्स वापस नहीं आया तो उसके दोस्त ने पुलिस को इत्तला की कि चार्ल्स मैकेलर क्रेटर लेक इलाके में घूमने गया है और शायद अब वो खो चुका है। चार्ल्स को ढूंढने के लिए एक बहुत ही बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हुआ। क्रेटर लेक के पूरे इलाके को बहुत अच्छे से ढूंढा गया मगर चार्ल्स का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे चार्ल्स शायद यहां आया ही ना हो। चार्ल्स के पिता कई महीनों तक क्रेटर लेक के इलाके में रहे और अपने बेटे को ढूंढा मगर उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। लगभग 1 साल बाद कुछ हाइकर्स इस इलाके में हाइकिंग कर रहे थे और उन्हें एक जगह पे एक बैग मिलता है। जब ये बैग पुलिस को दिया गया तो उसमें से कुछ ऐसी चीजें मिली जो कि इस बात की पुष्टि करती थी कि ये बैग चार्ल्स का है। पुलिस ने फिर उसी इलाके में अच्छे से ढूंढना चालू किया और फिर उन्हें उसी बैग से थोड़ी ही दूर चार्ल्स का मृत शरीर मिला या फिर आप कह सकते हैं उसके शरीर के अवशेष मिले। चार्ल्स का पैंट एक पेड़ की कटी हुई डाल पे मिला। यह ऐसा था कि जैसे चार्ल्स इस पेड़ की डाल पे बैठा हो मगर यहां बस उसका पैंट था और पैंट के नीचे उसके मोजे में उसके पैरों की हड्डियां थी पर उसकी बाकी की टांग उस पैंट में नहीं मिली। चार्ल्स के शरीर का ऊपरी हिस्सा वहां नहीं मिला और उन्हें वहां से थोड़ी ही दूर चार्ल्स की खोपड़ी का कुछ हिस्सा मिलता है। सबसे अजीब बात यह थी कि पुलिस इस मौत का कारण नेचुरल कॉजेज बताती है यानी प्राकृतिक कारण, मगर चार्ल्स के परिवार को इस बात से बिल्कुल सहमति नहीं थी। चार्ल्स के परिवार वाले ये कहते हैं कि जिस समय चार्ल्स खोया उस वक्त इस इलाके में बहुत ज्यादा बर्फ गिरी थी और ये बर्फ भी लगभग 7 फीट तक ऊंची थी। चार्ल्स का शव जिस जगह पाया गया वो उसके क्रेटर लेक वाले कैंप साइट से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। इतनी ज्यादा बर्फ में किसी भी इंसान का 20 किलोमीटर दूर जा पाना बिल्कुल नामुमकिन है। चार्ल्स का शव जब मिला तो उसके पास उसका जैकेट नहीं था और उसके बैग से उसके कैमरा का और बाकी का फोटोग्राफी का सामान भी गायब था। और सबसे बड़ी बात ये कि उसका सर उसके शरीर से अलग दूर पाया गया था। चार्ल्स का दोस्त बताता है कि जब उसने चार्ल्स को क्रेटर लेक में छोड़ा तब उसे पता नहीं क्यों ऐसा अंदेशा हुआ कि चार्ल्स के पास जो सामान है वो शायद इतनी ठंड के मौसम के लिए पर्याप्त नहीं है। चार्ल्स के केस में इससे आगे कुछ भी पता नहीं चल पाया है और उसकी मौत को भी पुलिस ने प्राकृतिक कह के ही इस केस को बंद कर दिया। बार्ट शाइलर ये एक बहुत ही काबिल और प्रसिद्ध इंसान था। इनको जंगल, पहाड़ों और प्रकृति से बहुत प्यार था और ये जंगलों में महीनों गुजार दिया करते। एक बार बार्ट ने कई महीने साइबेरिया में बिताए थे जहां वो साइबेरियन टाइगर्स को ट्रैक कर रहे थे और उनके साथ बार्ट की आपको कई सारी तस्वीरें भी मिल जाएंगी। आप समझ ही सकते हैं
अगर साइबेरिया जैसी कठिन जंगल में कोई इंसान महीनों रह के साइबेरियन टाइगर्स को ट्रैक करे तो वो कितना अच्छा होगा जंगल और ऐसी जगहों पे। साल था 2004 और महीना सितंबर। बार्ट एक फ्लोट प्लेन बुक करते हैं जो कि उसे कनाडा में यूकॉन नामक एक जगह पे ले जाएगा। फ्लोट प्लेन क्या होता है, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको दिख जाएगा। ये एक ऐसा प्लेन होता है जो कि पानी में भी लैंडिंग कर सके। बार्ट चाहते थे कि वो कनाडा के इस यूकॉन नामक इलाके में हंटिंग करे। यूकॉन के क्षेत्र में मूस नामक एक जानवर पाया जाता है और ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में ही मिलता है। बार्ट का प्लान था कि वो इस इलाके में 3 हफ्ते रुक के मूस का शिकार करेगा। जैसा कि आप समझ ही सकते हैं कि जो इंसान महीनों तक साइबेरिया के जंगलों में रहा हो उसके लिए यहाँ 3 हफ्ते गुजारना कोई बड़ी बात नहीं थी। बार्ट इस प्लेन को एक जगह पे छोड़ते हैं और फिर उसने प्लेन के पायलट को बताया कि वो इसी जगह पे 3 हफ्तों बाद आए और बार्ट को वापस ले जाए। 3 हफ्ते गुजर जाते हैं और जब वो पायलट उस जगह पे पहुंचे तो बार्ट वहां नहीं था। पायलट ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि बार्ट कौन है और उसको इस बात की कोई फिक्र नहीं हुई कि बार्ट को कुछ हुआ होगा। पायलट कुछ देर इंतजार करने के बाद ठीक उस जगह पे पहुंचता है जहां के बार्ट अपना कैंप सेटअप करने वाला था। पायलट ने पहुंच के ये देखा कि बार्ट की बताई हुई जगह पे एक टेंट मौजूद है और सारा सामान भी वहां मौजूद है। यानी ऐसा कि शायद बार्ट किसी तरह ये भूल गया कि 3 हफ्ते हो गए हैं और उसको अब वापस जाना है। पायलट ने जब अच्छे से ढूंढा तो बार्ट के कैंप साइट के थोड़ा आगे उन्हें बार्ट के हथियार मिले जिससे वो बैठ के मूस का शिकार कर रहे हो। और ठीक इस जगह के पास ही बरामद हुए बार्ट के कुछ दांत और उसके शरीर के कुछ अवशेष यानी हड्डियां। तुरंत वहां पे पुलिस आती है और उन्होंने शुरुआती जांच पड़ताल में ये कहा कि जरूर बार्ट वहां पे मूस का शिकार करने बैठा होगा और कोई बड़ा सा जानवर शायद शेर या भालू उस पे पीछे से हमला कर देता है और बार्ट को पता नहीं चला। यह बात भले ही सुनने में बिल्कुल ठीक लगती है मगर बार्ट के दोस्त और घर वाले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। बार्ट ने इतने साल जंगल और जानवरों के बीच बिताए थे कि किसी भी जानवर का उस पे अचानक पीछे से हमला कर देना और बार्ट को पता न चले ये बिल्कुल नामुमकिन था। बार्ट के शरीर के अवशेष जिस जगह पे मिले थे वहां पे किसी भी जानवर या बड़े जानवर के पैरों के निशान नहीं मिले। अगर कोई बड़ा जानवर यहां आया होता तो कहीं ना कहीं उसके पैरों के निशान जरूर मिलते। और तो और जब भी ऐसा हमला होता है तो एक संघर्ष जरूर होता है शिकारी और शिकार के बीच, पर ऐसे भी किसी संघर्ष के उस जगह पे कोई निशान नहीं थे। एक बात और थी कि बार्ट के कैंप साइट के बाहर बहुत सारा खाने का सामान पड़ा हुआ था और अगर ये किसी जानवर का हमला होता तो वो बार्ट को मारने के बाद कैंप साइट पे जरूर जाता, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। आखिरकार पुलिस ने इस केस को ये कह के बंद कर दिया कि ये एक जानवर का हमला है और उस जानवर ने ही बार्ट को मार के खा लिया है। मगर बार्ट के दोस्त और घर वाले इस बात को कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं हुए। साल था 2002 और क्रिस्टोफर थॉम्किंस नामक एक युवक एक सर्वे ग्रुप के साथ
जॉर्जिया के हैरिस काउंटी नामक एक जगह पे सर्वे कर रहा था। ये जगह कोई घना जंगल भी नहीं था, पर हाँ, ये एक ट्रेल जैसा था और ये 4 लोग इस ट्रेल पे किसी तरह का सर्वे कर रहे थे। ये चारों एक साथ नहीं, अलग अलग लगभग 50 फीट एक दूसरे से दूर चल रहे थे इसी ट्रेल पर। क्रिस्टोफर इस ग्रुप में सबसे पीछे चल रहा था और तीसरा आदमी ये कहता है कि वो कुछ देर के अंतराल में ही बार बार पीछे घूम के देखता था, ये देखने के लिए कि क्रिस्टोफर ठीक है या नहीं और वो पीछे चल रहा है कि नहीं। तीसरा आदमी लगभग हर 2 मिनट में ही पीछे घूम के देखा करता और इस बार जब उसने पीछे घूम के देखा तो क्रिस्टोफर वहां नहीं था। वो आदमी बाकी के 2 लोगों को आवाज देता है और उन्हें वापस पीछे बुलाता है। वो तीनों वही लगभग कुछ देर तक रुक के क्रिस्टोफर का इंतजार करते हैं, मगर जब वो नहीं आया तो ये लोग वापस उसी रास्ते से चलने लगे जहां से वो आए थे। चलते हुए जब वो थोड़ा पीछे आए तो उन्हें क्रिस्टोफर का कुछ सामान जमीन पे पड़े हुए मिला, जैसे कि कुछ छुट्टे पैसे और कुछ औजार जो कि क्रिस्टोफर अपने साथ लाया था सर्वे के लिए। थोड़ा और आगे जाके उन्हें देखा कि एक क्रिस्टोफर का जूता सड़क के पास एक कटीली तार में फंसा हुआ है। ये तीनों लोग अगले कुछ घंटों तक पूरे इलाके को अच्छे से छान मारते हैं, मगर क्रिस्टोफर का कोई नामो निशान नहीं था। ये बात तीसरे चलने वाले आदमी के लिए सबसे चौंकाने वाली थी। वो कहता है कि उसने क्रिस्टोफर को बस 2 मिनट पहले ही देखा था और उसका इस तरह अचानक गायब हो जाना इस आदमी को कुछ सुनाई या दिखाई नहीं दिया हो बिल्कुल नामुमकिन था। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी चालू हुआ, मगर बहुत कोशिश के बाद भी क्रिस्टोफर का नामो निशान नहीं मिला। इस घटना के लगभग 9 महीनों बाद ही क्रिस्टोफर का दूसरा जूता लगभग 1 किलोमीटर दूर एक तालाब के पास मिला, पर उससे ज्यादा और कुछ भी इस केस में सामने नहीं आ पाया। केस को बंद कर दिया गया क्योंकि आगे कोई भी सुराग या सबूत नहीं मिल रहे थे। अगर हम इस केस को थोड़ा और ध्यान से देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि होने की संभावना ये है कि किसी चीज ने आके क्रिस्टोफर को पीछे से पकड़ लिया हो और उसे उल्टा घुमा दिया। शायद इसी कारण उसके जेब से छुट्टे और उसका सामान गिर गया और फिर वो चीज क्रिस्टोफर को लेके कुछ ही सेकंड्स में गायब हो गई। अगर हम सोचें तो हम जितना जानते हैं ऐसा कोई जानवर है तो नहीं जो ये काम कर सकता है और किसी को भी इस बात की भनक या आवाज नहीं हो। कई लोगों का ये मानना है कि ऐसे हजारों केसेस है जो कि यूएसए के नेशनल पार्क्स में हो चुके हैं और इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर है जो कि हम समझ नहीं पा रहे। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नेशनल पार्क्स में ऐसा किसी तरह का जानवर है जैसे बिगफुट, वेंडिगो या फिर शायद एलियंस जो कि इंसानों का शिकार करते हैं। हमें ठीक से तो नहीं पता कि ये चीज क्या है, मगर मुझे तो इस बात पर फिर भी थोड़ा विश्वास होता है कि इन जंगलों में कुछ तो है जो कि इंसानों का शिकार कर रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कहानियां अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी और भी कहानियां सुननी है तो स्क्रीन पे आ रहे इन कहानियों को क्लिक करके जरूर सुने। तो मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानियों, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।